बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात होगी जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। अगर हम बात करें 4 अगस्त के बाद, 4 अगस्त 2019 के बाद, जहां PDP सरपरस्त आला महबूबा मुफ्ती एक तो बंद रही और उसके बाद और रिहाई के बाद आज वो पहली बार मीडिया के सामने आ रही है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। अगर कल की बात करें तो कल महबूबा मुफ्ती ने अपनी रिहाइशगाह पे एक सीनियर लीडरान की एक मीटिंग भी की है। उसके बाद वहाँ पे फैसला हुआ कि जो PDP सरपरस्त आला है वो मीडिया के सामने आएगी और मीडिया के सामने बात करेगी जम्मू कश्मीर की सिचुएशन के हवाले से, आर्टिकल एब्रीगेशन के हालात के बाद किस तरह के हालात बने, उन सारे मामलात पे आज बात होगी महबूबा मुफ्ती की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने कहा, हम आपकी नजर करते हैं। डाकाजनी करके, प्लंडर करके, लूटी गई हो, जिसमें कि उन्होंने अपना जो संविधान है, जिसकी ये कसम खाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आईन की कसम खाते हैं, चाहे वो कोई मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे इस मुल्क का वजीर आजम हो, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन की, उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के 500 के बजाय अगर ये 1000 भी होंगे, इनके हाथ में वो ताकत कतन नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में जो 370 जो हमारी पोजीशन है या 35A है या हमारी जो स्पेशल पोजीशन है उसको वो छीन सके। They don't have any power. It is the Indian Constitution. हिंदुस्तान के आईन ने वो पावर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिए हैं कि इसको रखना है या इसको छोड़ना है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसका फैसला किया था कि इसको बरकरार रखना है। इसलिए इनके पास कोई पावर नहीं। तो मैं अपने लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो मुझे सुनेंगे, मुझे देखेंगे, कि जो चीज चुराई गई हो, जो चीज डाकाजनी से हासिल की गई हो, वो ज्यादा देर डाकू के पास नहीं रहती है, वो अपने लोगों के पास वापस पहुंच जाती है। और इसका मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ। इसमें हम सब जमातों ने, आपको याद होगा अगस्त के महीने में मैंने फारूक साहब से गुजारिश की थी कि जब मुझे लग रहा था कि कोई गड़बड़ होने वाली है, जब यहाँ फोर्सेस आ गए, जब यहाँ से बाकी चीजें की गई, यात्रियों को निकालना शुरू किया गया, तो हमें कुछ खदशात पैदा हुए। और मैंने फारूक साहब से गुजारिश की कि वो सबसे सीनियर है हमारे, ही इज द टॉलेस्ट लीडर इस वक्त हमारे, तो वो एक मीटिंग कॉल करे ऑल पार्टीज की, हम सब बैठ के देखें कि क्या होने वाला है और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। आपको ये भी याद होगा कि कुछ ही दिनों के अंदर जब फारूक साहब ने इकरार किया कि हम ऐसा करेंगे, तो उनको चंडीगढ़ बुलाया गया तफ्तीश के लिए। कई घंटे उनकी तफ्तीश हुई। जब वहां से वापस आए, उनकी तबीयत साजगार नहीं थी, इसलिए मैंने अपने घर में मीटिंग बुलाई और फिर फारूक साहब ने कहा कि अच्छा होगा कि अगर हम सब वहीं चले जाएं। तो हम सब, सजाद लोन साहब, बाकी जितने भी लोग थे हमारे साथ, हम वहीं चले गए और वहां हमने एक एलानिया, जिसको गुप्का डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है, उसका ऐलान किया कि हम तमाम जमातें, मेन स्ट्रीम पार्टीज जो यहाँ की हैं, हम इकट्ठा हो जाएंगे, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन साहब भी हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं, और नेशनल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी हमारे साथ होगी। और हमने ये इरादा किया, अहद किया कि जो हमसे छीना गया है उसको हम हासिल करेंगे। चलिए, PDP सरपरस्त आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कई बात का खुलासा और जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से बात हुई है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में मुलाजमों के हवाले से, क्योंकि अब सरकार ने नया कानून बनाने की बात की है और जो सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाने की बात कही गई है। जो एक्ट है 262, उसमें अब तरमीम होगी और ये फैसला जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर लिया और बाज़ाब्ता तौर पर में फाइनेंस ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया। अब सरकारी जो मुलाजिम की जो सर्विस होगी वो 22 साल कहा जा रहा है और उम्र जो होगी वो 48 साल, मतलब 48 साल के बाद जब उसकी उम्र होगी तो सरकार कभी भी फैसला ले सकती है कि जो मुलाजिम है वो उसको रिटायर किया जा सकता है। इस पे कहीं ना कहीं मुलाजिम अंजुमनों ने शोर शराबा किया है और अब बाज़ाब्ता तौर पर इसके खिलाफ जो मुलाजिम अंजुमन है वो बात कर रही है, क्योंकि क्या ये फैसला मुलाजिमों के हक में है, क्या ये फैसला बेरोजगारी
को ख़त्म करने के हवाले से हैं या मुलाजमों के साथ ज़्यादती का फैसला किया जा रहा है। इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ ईजैक के सीनियर लीडर और टीचर्स फोरम के जो प्रेसिडेंट हैं रफ़ीक अहमद राहतर बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। रफ़ीक साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तरमीम होगी, अब जो कानून है उसमें अमेंडमेंट लाई जाएगी और जो सर्विस होगी वो 22 साल और उम्र जो है 48 साल पहले क्या था, और इस तरमीम के बाद मुलाजिम अंजुमने इस फैसले को किस तरह देख रही है। कहीं ना कहीं अब इशारा दिया जा रहा है कि यहाँ पे बेरोजगारी को ख़त्म करने के हवाले से इस तरह सरकार फैसला ले रही है। देखिए रूप साहब, जो ये नया आर्डर आया है इस पर हमने अपना कंसर्न तो खाली दिया है मैंने, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक आर्डर है और मुलाजिम कुछ आर्डर है जिसकी रूप से मुलाजिम को दबाया जाएगा और मुलाजिम के खिलाफ इंतकामी आर्डर है। ये कोई जस्टिफाइड आर्डर नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आप किस तरह से एक मुलाजिम को 22 साल और 48 साल मुकर्रर करेंगे। हिंदुस्तान की किसी रियासत या यूनियन टेरिटरी मुझे दिखाई जहां पर इस किस्म का आर्डर आपके पास है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये यहाँ के मुलाजिम के साथ इंतहाई ज्यादती है और ये ज्यादती पिछले कई साल से हम देखते आए हैं। देखिए, कई मुलाजिम तंजीमें जो है इस वक्त अपने मुतालबात के हवाले से आप देखें सड़कों पर है, PHE का महकमा है, कुछ कारपोरेशंस हैं और उनकी लीडरशिप वहां पर उनको लेकर, उनके मामलात को लेकर वो बड़े पिछले कई महीनों से बल्कि कई साल से भी वो एहतिजाज पर हैं। तो मैं ये जाती तौर समझता हूं कि ये जो आर्डर आया ये रियासत जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एम्प्लॉइज लीडर्स हैं, ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, ये उनकी आवाज को मजल करने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए और इंटिमिडेट करने के ताकि वो हक की आवाज बुलंद न करें। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि 22 साल और 38 साल और इससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आप एक सर्वे के मुताबिक 1.5 लाख असामियां इस वक्त भी यहाँ पर ये वैकेंट हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 2 साल में कितनी वैकेंसीज फिल हुई। 50,000 हुई, 60,000 हुई, 17,000 हुई, 1,50,000 वैकेंसीज इस वक्त भी मौजूद हैं। बल्कि सिर्फ महकमे तालीम में ही 5-8 लाख वैकेंसीज, 5-8 हजार वैकेंसीज हैं। तो इस तरह का ये प्रोपेगेंडा करना कि नहीं जी इस तरह से यहाँ पर ये जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी। अगर आप इस तरह के कवानीन बनाएंगे तो फिर नौकरी कौन करेगा, क्यों करेगा। और दूसरी बात यह कि अगर आपको लगता है कि आपने आर्डर में आया है कि उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, और यहाँ अगर मेरा सवाल यह है कि काउंटर सवाल बल्कि यह है कि अगर वो मॉल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है तो 22 साल आप इनको क्यों इंतजार करेंगे। 22 साल तक आप उनको खुली छूट क्यों दे रहे हैं कि वो जो कुछ करना है तो वो करें। मकसद यह होना चाहिए कि यहां पर अगर करप्शन है, माल प्रैक्टिसेस अगर कोई उसमें इन्वॉल्व है, और है भी ऐसे बहुत सारे लोग, और ऑलरेडी हमारे पास एक सिस्टम इन प्लेस है, उस सिस्टम को ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाने की जरूरत है और ऐसे अफराद के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। तो नए कवानीन से कोई मामला हल नहीं होगा। क्या रफीक साहब, क्या एक्शन लेने के लिए जो रूल है, जो सर्विस रूल है, उसमें तरमीम करना जरूरी है? नहीं, कोई तरमीम की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि ठीक है, अगर सरकार यहां पर करप्शन को खत्म करना चाहती है, नेपोटिज्म को खत्म करना चाहती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर आप परफॉर्मेंस मुलाजिम की देखना चाहते हैं, आपके पास स्केल क्या है। आपके पास हजारों की तादाद में ऐसे ब्यूरोक्रेट भी हैं जो महीनों, 2 महीने और साल भर भी आपकी फाइल को हाथ नहीं लगाते। उनके मुतालिक आपकी क्या राय है। यहां पर ऐसे भी अफसर्स हैं जिनके हाथ से तकरीबन लाखों और करोड़ रुपया हर साल जो हमारा वो जो जाया हो जाता है वो यूटिलाइज नहीं होता है कहीं पर। तो आप उनके खिलाफ क्या एक्शन करने जा रहे हो। ये छोटे छोटे मुलाजिम बेचारे जो हैं उन पर घास गिरनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद सरकार ये देखना चाहती है कि ये जो मुलाजिम तंजीमें हैं, जहां ये जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं जो अपने गरीब मुलाजिमों की बात करते हैं, मेरे ख्याल में उनकी आवाज को दबाने के लिए एक कानून लाया गया है। और ये कानून मुलाजिम तंजीमें जितनी भी हैं उसकी मुखालफत करते हैं और हम स्टेक होल्डर्स हैं। अगर इस तरह का कोई कानून लाने की जरूरत है तो मुलाजिम रफीक साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगा। इससे पहले जितने भी आपके मामलात रहे हैं, चाहे मुलाजमों की रेगुलर पॉलिसी के हवाले से बात करें या आपको सैलरीज के इश्यूज थे या और भी मामला थे, चाहे पिछली सरकारों ने जो भी फैसले लिया, क्या उन सारे फैसलों को अब खत्म किया जा रहा है? बेशक किया गया। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, आपको याद होना चाहिए पिछली सरकार में कुछ मुलाजमीन को भी बाहर का रास्ता दिखा गया, उनकी सर्विस को टर्मिनेट किया गया।
अब उसको भी बुनियाद ये बनाई गई कि ये माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, करप्शन में इन्वॉल्व है। जब वो कोर्ट के पास गए और कोर्ट ने सबको रेइंस्टेट कर दिया, एक का भी वहां पर इनका केस जो था वो स्टैंड नहीं हो सका, उसको खत्म किया और वो सारे वो मुलाजिम जो थे वो रेइंस्टेट हुए, उन्हें ज्वाइन किया। मतलब यह है कि सरकार ये समझना चाहिए कि सरकार ने जिन लोगों को भी टर्मिनेट किया तो उनका जो केस था वो स्ट्रांग नहीं था, वो विक्टिमाइज हुए थे या ऑन वन प्रिटेक्स्ट और द अदर। तो इसी तरह से जो अब जो कवानीन ऑलरेडी थे हम उनको तरमीम करके ये एक ज्यादा सख्त कानून बनाना, लेकिन हमारा इस पर हमारा कंसर्न कतई तौर ये नहीं है कि आप एक्शन ना लें करप्ट लोगों के खिलाफ या जिन लोगों की परफॉर्मेंस नहीं है। हमारा कंसर्न यह है कि आपके पास स्केल क्या है। आप कहते हैं कि एपीआर हम नहीं मानेंगे, एपीआर मींस एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो आपका इमीडिएट ऑफिसर है वो एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट या परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपका बनाता है, उसको एपीआर कहते हैं। इस ऑर्डर में आया है कि एपीआर को वो कंसिडर नहीं करेंगे, एपीआर की कोई वैल्यू नहीं है, तो अलग से एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसमें हर मुलाजिम की प्रोफाइलिंग की जाएगी और उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। यह तरीकेकार सही नहीं है। रफीक साहब, मैं आखिर में जानना चाहूंगा, क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा मुलाजिम अंजुमनों का? क्या इस पे कोई बात हुई है? चाहे हम इजाक की बात करें या आपका जो अपना टीचर्स फोरम है या बाकी जितने भी मुलाजिम अंजुमने हैं उनके साथ बात हुई कि किस तरह का प्रोग्राम रहेगा इस अमेंडमेंट के हवाले से, सरकार के इस फैसले के हवाले से? जी देखिए, हम एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो रियासत जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों को रिप्रेजेंट करता है। हम उसका एक हिस्सा है और मंडे को एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की लीडरशिप का एक इजलास श्रीनगर में मुनाकिद होना है, जिसमें जितने भी लीडर्स हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, सब लीडर्स को उसमें मदऊ किया गया है। वहां पर एक लाहेअमल तरतीब दिया जाएगा और सरकार की नोटिस में हम जो हमारी कंसर्न है वो जमहूरी तर्ज अमल को अपनाते हुए सरकार की नोटिस में लाएंगे और हम चाहेंगे कि ये जो ऑर्डर निकला है इसमें तरमीम होनी चाहिए या इसको वापस लेने की जरूरत है। चलिए रफीक साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे टीचर्स फोरम के प्रेसिडेंट मोहम्मद रफीक रहतर। बात हो रही थी सरकार के फैसले के खिलाफ, जहां पे सरकार ने अब बेरोजगारों को रोजगार देने के हवाले से बात कर रहे हैं। आप जो कैजुअल लेबर्स है, डेली वेजर्स है, उनको आप परमानेंट नहीं करोगे, उनको आप रेगुलर नहीं करोगे और यहाँ से जो जितने भी मुलाजिम बाकी हैं उनकी जो सर्विस है उसमें कमी की जाएगी, 22 साल उनको सर्विस दी जाएगी। तो क्या इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे? क्या इस पे जो बाकी यहाँ की मुलाजिम अंजुमने हैं वो इस फैसले को स्वीकार करेगी, इस फैसले को मानेगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पे बात हो रही थी और अब इजलास बुलाया जाएगा मुलाजिम अंजुमनों का और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा सरकार के खिलाफ। सरकार के इस फैसले के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी मुलाजिम अंजुमनों की तरफ से। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे महकमा सेहत के हवाले से, क्योंकि महकमा सेहत के हवाले से बात करें तो कई ऐसे फैसले सरकार की तरफ से आए हैं जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जहां कहीं भी हम कह सकते हैं कि ज़मीनी सतह पे महकमा हेल्थ जो है वो काम कर रहा है, तो लोग जो है वो फिर शिकायत या जो अपने गुस्से का इजहार नहीं कर पाएंगे। अब जहाँ पे सरकार ने फैसला लिया हो और सरकार के फैसले की फिर धज्जियां उड़ाई जा रही हो, तो वहां लोग भी जो है वो एहतिजाज कर रहे हैं, लोग भी अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नतनसू हंदवारा की। वहां पे एक NTPSC बनाया गया था, फिर सरकार ने उसको, एडमिनिस्ट्रेशन ने या महकमे सेहत ने उसको तब्दील करके हेल्थ वेलनेस सेंटर में कायम किया है। NTPSC को तब्दील करके वेलनेस सेंटर बनाया गया है और इस सेंटर में उस वक्त 4 डॉक्टर्स को तैनात किया गया था कि हालांकि उन डॉक्टर्स ने वहां पे ज्वाइन नहीं किया। आज लोगों ने फिर दोबारा से एहतिजाज किया और अपनी आवाज़ बुलंद की वहां पे इस सेंटर पे जाके, जहां पे एक डेंटल सर्जन हुआ करते थे डॉक्टर इशरत चौधरी के नाम से। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर साहब की जो सैलरी है वो विड्रा हो रही है इसी NTPSC से या वेलनेस सेंटर अब कहे इसी से उनकी सैलरी विड्रा हो रही है, मगर वो काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा में कर रहे हैं और इस वेलनेस सेंटर या NTPSC पे वो कभी आ नहीं रहे हैं। लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त महकमे सेहत ने कहा था कि यहाँ पे 4 डॉक्टर्स को तैनात किया गया है, मगर एक भी डॉक्टर ने ज्वाइन नहीं किया। आज की बात करें, एक BOMS डॉक्टर इस पूरे वेलनेस सेंटर या NTPSC को चला रहा है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाए और सरकार के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया, महकमे सेहत के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया। अब देखिए, लोगों की बात सुनिए, असल हकीकत क्या है और इस NTPSC और इस वेलनेस सेंटर
सेंटर का हाल भी आप देख लीजिए। वहाँ पे जो डेंटल सर्जरीज के लिए जो सामान रखा जाता था, जो टेबल रखा गया है, उसकी क्या हालत है, ये सारे मंजर आप देख लीजिए। और फिर सरकार के फैसले की तरफ भी गौर करिए कि सरकार के फैसले जो होते हैं वो अहमद की टोपी महमूद के सर वाली बात होती है। बहुत बार नोट्स में लाई हैं। सीएमओ को मैंने एक बार व्हाट्सएप पे भी किया कि जहाँ पे जो डेंटल है वो ड्यूटी वहाँ हंदवारा में करती है और जो उसका सैलरी है वो यहीं पे निकलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी दुश्वारियाँ होती हैं इस हॉस्पिटल में। सारा कुछ इसमें अवेलेबल है, एक्सरे मशीन भी है, डेंटल चेयर भी है, लेकिन जो स्टाफ है वो यहाँ नहीं है। इतना सारा ढांचा बना के इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं हो तो ऐसे सारे ढांचों को हम क्या करेंगे, खाली देखना है। हमने बहुत बार बीएमओ साहब से भी गुजारिश की और सीएमओ साहब की भी गुजारिश की कि यहाँ पे जो डेंटल डॉक्टर हैं वो वहाँ पे जो तनख्वाह लेती है और यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर रही है, हमें बहुत सारी मुश्किल होती हैं। लेकिन फिर भी बीएमओ साहब या सीएमओ साहब ने उस पर कोई गौर फिक्र नहीं की, यहाँ तक कि यहाँ तक टाइम हुआ। अब जो बैक टू विलेज हुआ उसमें भी हमने नोट्स में लाया कि यहाँ पे जो स्टाफ है उनकी कमी है, फिर भी उसके बाद कोई गौर खोज नहीं किया गया है। यहाँ तक कि आज से लेकर वहाँ से लेकर आज तक अभी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये माज बेंच ये कह डॉक्टर बोजमुत अत डेंटल डॉक्टर मे युद्ध तह, हालांकि सह पन खानदारी मगर कुन कस्म तमाम कह इंतजाम कहें सह कड़ान तनख्वाह पान बिह तती नसन। नंबर 1 नंबर 2 कह स्टाफ गसा अक दह वुचान रेत बदन अमिस तम वक्त तमिस वन दपान हे स्टाफ हे ये वजम यह वजम यह फलन जाए फिस्तन जाए ये बिल्कुल सह नौ मशीन मगर यूज गई न सह जहाँ मुश्किलात मतलब वातन पे हंदवोर पे कपवोर गो श्रीनगर तमत वाता बेमार। अगर मशीन ये गए ना अमिस डॉक्टर साहबस लगे ये पता हाँ पत हेको वन पे अम सो नी बेकिस हे पार कर, मगर कम से कम गोस आसन ये मशीन क्या करो खाली मशीन वुचा ये अत क्या बन वारिया फिर तोत तस कपवोर तस ये पे मामला। अगर ब्रोट हेल्थ सट वो तुम आज क्या थोत मे ये अंग्रेजी वर्ड पता लगा कहें यह क्या कुस हस्पताल अम मुतलिक तस ये गवर्नरस अपील करा कि अस दीतो स्टाफ ये डॉक्टर 2-3 दीतो, लेडीज डॉक्टर दीतो नाइटस ते रोजान क्या मुश्किलात बैकवर्ड इलाकस मज मतलब यह टाउनस मज कह ये फैसिलिटी सपदान। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे खेल कूद के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस सोपोर ने एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ किया है और इसमें मुख्तलिफ जो खेल कूद है उनकी सरगर्मियाँ होगी और जो प्लेयर्स हैं उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। इस हवाले से वहाँ के लोगों ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पहली बार सोपोर इलाके में इस तरह का प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद किया है पुलिस की तरफ से, जहां पे बच्चों को या स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले जो लड़के हैं या लड़कियां हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है। इस पूरे प्रोग्राम के हवाले से डीआईजी नॉर्थ कश्मीर ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा, फेस्टिवल जो है ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस सोपोर की तरफ से जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें जो है तकरीबन 100 के करीब जो है हमारी क्रिकेट की टीम जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, 32 के करीब जो वॉलीबॉल की हैं और इसी तरह 32 के करीब जो है हमारी ये फुटबॉल की जो है टीम जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। हमारा जो मेन पर्पस यही है, जो एक हमारा यूथ है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सके, उसकी एनर्जी एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज हो सके। जहाँ तक टैलेंट की बात करें तो टैलेंट की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, टैलेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एक प्लेटफॉर्म है जो कि हम लोगों की तरफ से एक कोशिश है ऐसा प्लेटफॉर्म देने की, ताकि जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी डायरेक्शन मिल सके और ये जो हमारी सोसाइटी में जो किसी किस्म की जो कुरीतियां हैं इनसे ये दूर रहे, जिसमें ड्रग एडिक्शन है। अगर हम बात करें मिलिटेंसी की, कश्मीर जो है ऑलरेडी एक मिलिटेंसी इन्फेस्टेड है, बड़े लोग जो हैं नौजवान जो हैं गुमराह हो जाते हैं, वो गुमराह ना हो तो उनको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले, यही हमारी एक कोशिश है।
नौजवानों को चाहिए कि वो आगे आए और स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा ले। और जहां हम बात कर सकते हैं कि नशे की लत में यहाँ के नौजवान जो पड़े हैं और काफ़ी इलाकों से जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि नौजवान जो है वो मुख्तलिफ नशे में जो इन्वॉल्व हो गए, तो पुलिस की ये कोशिश है कि उन नौजवानों को इस नशे की लत से बाहर निकाला जाए और मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, उनमें उनको इन्वॉल्व किया जाए। एक तो वो नशे से बाहर आ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार सकते हैं, और दूसरा उनको अपना टैलेंट दिखाने का भी मौका मिल सकता है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे तामीर व तरक्की के हवाले से। लोगों की शिकायतें, और बराबर लोग शिकायतें करते रहते हैं और मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, चाहे हम पीने के पानी के हवाले से बात करें, सड़कों की बात करें, या रोज़मर्रा जिस तरह लोगों के मामलात होते हैं उन हवाले से बात करें, या बिजली की जो आँख मिचौली के हवाले से बात करें। तो पंजू त्राल का इलाका, जहाँ की सड़कों की खस्ता हाली पर लोगों ने तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि कई बार अगरचे महकमे की नोटिस में इन बातों को लाया गया है, मगर आज तक महकमे ने कोई कार्रवाई नहीं की है और लोगों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लोगों ने इस हवाले से बात की और सड़कों की खस्ता हाली के हवाले से उन्होंने क्या कहा, हम आपकी नज़र करते हैं। हमारी जो सड़क है लुड़गामा से पहुंचू तक, ये आधी रखी है और जो गुजर लोगों तक जाती है वो भी आधी उन्होंने ठीक की है। यहाँ देखो, आप देख सकते हैं, यहाँ खड़े बने हुए हैं, इसको जो थोड़ा सा ये डाल दिया है, कोई कीचड़ वीचड़ बनी, कल अगर बारिश पड़ गई तो यहाँ पता नहीं चलेगा गाड़ी कहाँ से चलानी है, कहाँ नहीं से चलानी है। जो हमारी लेडीज़ हैं बीमार होती हैं, उनको हमें बहुत दूर लेना पड़ता है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर हमारा अस्पताल है। अगर बीच में कोई कुछ मसला हो गया तो फिर तो वो हमारे साथ जाती होगी। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपकी वसादत से बस यही अपील है, हमारी सड़क ठीक होनी चाहिए। जी, 2013 में सड़क का एस्टिमेट बना है, तब से लेकर आज तक एक कंप्लीट नहीं हुई है ये सड़क। तो आज इसका मैग्नेमाइजेशन हुआ है, लेकिन कहीं पर हुआ है, कहीं पर इसमें आधी गैप छोड़ दी गई है, उसमें मैग्नेमाइजेशन नहीं हुई है। मैग्नेमाइजेशन की बात तो दूर है, तो इसमें खड़े पड़े हैं, ये देखो आप, इसमें खड़े हैं, पत्थर बीच में है, बहुत पानी जमा होता है, इसमें कीचड़ पड़े है, बच्चे नहीं चल सकते हैं, यहाँ पर स्कूल जाना पड़ता है, यही रास्ता है, मेन रोड है यहाँ पर स्कूल जाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए मेन रोड है हमारा। तो पैदल नहीं जा सकते, गाड़ी नहीं जा सकती है, बहुत परेशानी होती है। जी, इंतज़ामिया से हमारी अपील है, वो खुद आके देखिए, जो मैग्नेमाइजेशन हुई है वो भी नाकारा है, वो मजबूत नहीं है। तो उनसे हमारी ये अपील है कि वो जल्द से जल्द इसकी तहकीकात करें और हमारा मसला। चले नाज़रीन, लोगों की मुश्किलात, लोगों की ग्रीवेंसेस, जहां सरकार जो दावे कर रही है लोगों को हर सहूलियत पहुंचाने के हवाले से, डेवलपमेंट और तामीर व तरक्की का जाल बिछाने के हवाले से बैक टू विलेज के प्रोग्राम हुए, माई टाउन माई प्राइड के प्रोग्राम्स हुए, मगर लोगों की मुश्किलात कहीं हल नहीं हो रही हैं। लोगों की मुश्किलातों में इजाफा हो रहा है, जिसका लोग जो है वो खुलासा कर रहे हैं कि सरकार पे इल्ज़ाम है कि अगर सरकार की नोट्स में इन मामलात को लाया भी गया है, मगर सरकार ने कोशिशें नहीं है कि लोगों के मुश्किलात को हल किया जा सके। नाज़रीन, चलते चलते एक इतला हम आपको देते हैं। मोहम्मद शफी डार साकिन गंगबुग इतला देते हैं कि उनके बेटे मोहम्मद यूनुस डार, जो कि जिनका जो दिमागी तवाज़ुन है वो बरकरार नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो 5 अक्टूबर से लापता है। अगरचे इन्होंने इस मामले में एक FIR भी दर्ज की है, तो उसके बावजूद भी उनकी बाजियाबी नहीं हुई है। और उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि अगर किसी ने भी मोहम्मद यूनुस डार को कहीं पर देखा है तो वो इन नंबरात पे उनके साथ राब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।